dear students and all other listeners. I, Rashmi Joshi, Faculty of Geography, welcome you all here in this lecture series organized by Humanities and Social Sciences. Today's lecture is on global warming and global initiative. तो इस लेक्चर को चूज़ करने के पीछे मेरा एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य ये था कि ये कॉन्करेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे वेरियस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गए, स्टेट पीएससीज हो गए और अदर एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, हमें पूछा जाता है कि ग्रीन कार्बन क्या है, ब्लू कार्बन क्या है, पूछा जाता है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल के मेन इनिशिएटिव्स थे वो क्या थे। तो ये सारे काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया है। ये ज्योग्राफी की एक ब्रांच एनवायरनमेंटल साइंस से ये टॉपिक मैंने उठाया है। तो टॉपिक पर जाने से पहले मैं इसको समराइज़ करना चाहूँगी कि इसके अंतर्गत हम क्या देखने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके रीज़न्स क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और उसके लिए जो ग्लोबल लेवल पर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये बहुत छोटा सा सेशन होने वाला है। तो फॉर्मल डेफिनेशन के साथ मैं इसको स्टार्ट करना चाहूँगी। स्लाइड चेंज करती हूँ। तो जैसा कि लिखा है फॉर्मल डेफिनेशन इसकी कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ द फिनोमिनन ऑफ द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस। दिस फिनोमिनन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ओवर the past 1 or 2 centuries. This change has disturbed the climate pattern of the earth. However, the concept of global warming is quite controversial, but scientists have provided relevant data in support of the fact that the temperature of the earth is rising constantly. तो ग्लोबल जहाँ पर टर्म जुड़ जाती है उसका मतलब रीजनल लेवल पर नहीं रह जाता, फिर हम विश्व की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो जब अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा देते हैं। तो इसका पता हमें 1-2 वर्षों में नहीं चला है, इसके पीछे इसको पता करने के लिए हमें सेंचुरीज लगी हैं, तो जिसमें लिखा हुआ है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण देखने में आते हैं, जिनमें कि आगे मैम स्लाइड चेंज कीजिए, जिनमें कि 2 मेन कारण हैं, एक है मैन मेड और एक है नेचुरल। तो जो मैन मेड कारण है उनमें हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन है, यूज़ ऑफ व्हीकल्स है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और एग्रीकल्चर है, ओवर पॉपुलेशन है। नेचुरल काउजेज में हैं ग्लोबल वॉल्केनोज और वाटर वेपर, मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट और फॉरेस्ट फायर। तो डिफॉरेस्टेशन कैसे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है? ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो एक कार्बन सिंक होते हैं, मतलब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वो कार्बन को कंज्यूम करते हैं, कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, जब हम पेड़ काट देते हैं, तो ऑब्वियसली पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो डिफॉरेस्टेशन इसका एक मेन रीज़न है। और फॉरेस्ट हमारे बहुत बड़े कार्बन सिंक कहलाते हैं, इसलिए हमने एक एम भी रखा हुआ है कि हमें कार्बन सिंक क्रिएट करने हैं पेड़ पौधे लगा कर। यूज़ ऑफ व्हीकल से हम देखते हैं तमाम सारे गैसेस निकलती हैं, हानिकारक गैसेस। हाँ, कई सारे लोगों के इंजन इतने पुराने हैं कि उनसे बहुत सारे हानिकारक गैसेस निकलती हैं। तो आजकल उतने इंसान नहीं हैं जितने की सड़कों पे व्हीकल चलते हैं, जो कि एक नीड भी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक डायरेक्ट सोर्स नहीं है ग्लोबल वार्मिंग की, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन इफ़ेक्ट करती है डायरेक्टली किसको? ओजोन लेयर को। और ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। तो जब अल्ट्रावायलेट जो ओजोन लेयर है उस क्षतिग्रस्त होती है तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो पृथ्वी तक आती हैं और इस कारण से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम देख ही रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ में मेनली हम कोल को यूज़ करते हैं और उससे कार्बन एमिशन होता है। एग्रीकल्चर, सारे एग्रीकल्चर नहीं, लेकिन मेनली हम देखते हैं कि पैडी फील्ड जो होते हैं उनसे हम मीथेन क्रिएट होता है उनसे, तो एग्रीकल्चर भी इसमें एक सोर्स है। ओवर पॉपुलेशन हम ही तो हैं जिसने सब कुछ किया है, जो ये सारे ऊपर के भी रीजन जिसने बनाए हैं।
ओवर पॉपुलेशन, मतलब हम लोग अपने लिए सब कुछ करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हो रहा है, या फिर ऊपर के भी सारे रीजन जो हैं वो ओवर पॉपुलेशन के ही बेस पर है। अभी हम देख लेते हैं नेचुरल काउजेज। वॉल्केनोज में CO2, वाटर वेपर और मीथेन और जो क्या कहते हैं उसको ब्लैक कार्बन निकलती है, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत हानिकारक है। अभी वाटर वेपर को हमने डिस्कस कर ही लिया है। मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट। अब परमाफ्रॉस्ट क्या है? परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी स्टेट है अर्थ क्रस्ट की जो कि फ्रोजन अवस्था में रहती है, और ये ध्रुवीय क्षेत्रों में मिली पाई जाती है, जिसका टेम्परेचर हार्डली 0 डिग्री से कभी ऊपर आता है, मतलब फ्रोजन रहती है हमेशा। तो जब ये फ्रोजन लेयर जब मेल्ट होती है तो कार्बन मुक्त होती है उससे, तो कार्बन मुक्त होती है तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो एक रीज़न बनता है। और फॉरेस्ट फायर से जले कार्बन बनते हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 एमिशन होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, परिणाम इसके क्या हो रहे हैं। तो इसके मेन जो कारण है वो है राइज इन टेम्परेचर, मतलब कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कोई बात नहीं, बैठो मैम। जी मैम, लैपटॉप हाँ कर लीजिए। क्लाइमेट चेंज इससे हो रहा है, मतलब कि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो ग्रेजुअली बहुत लंबे पीरियड में एक जगह का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। असमय बारिश हो जाना, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, कहीं पर बहुत सूखा पड़ जाना, कहीं पर जल्दी बारिश हो जाना, कहीं पर बारिश देर से होना। अभी हम देख रहे हैं ना कि बारिश हो जा रही है, जबकि मानसून रिट्रीट हो जाता है 1 सितंबर से। मानसून की वापसी हो जाती है 1 सितंबर से, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो। फिर है लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटाट और थ्रेट्स टू द इकोसिस्टम। नेचुरल हैबिटाट्स को नुकसान पहुंच रहा है इससे, क्योंकि जिस कंडीशन में कोई फ्लोरा और फौना का जन्म होता है वो क्लाइमेट कंडीशन रही नहीं है। तो इससे क्या हो गया है कि नेचुरल हैबिटाट उनके ख़त्म हो रहे हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट को, जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो थ्रेट्स टू इकोसिस्टम भी हो गया। स्प्रेड ऑफ डिसीजेज, तो तमाम सारी बीमारियां, जैसे हमने अभी एक पेंडेमिक का सामना किया है अभी, तो बीमारियां भी इससे फैल रही हैं। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे इसके ग्लोबल वार्मिंग के। अब आ जाते हैं हम अपने कोर टॉपिक पर, जो है ग्लोबल इनिशिएटिव्स, जो कि ग्लोबल लेवल पर क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, ग्लोबल लेवल पर हमने कौन सी मेन कॉन्फ्रेंसेस की हैं, हमने क्या क्या डिसाइड किया, हमने अपने आप को क्या क्या टारगेट्स दिए हैं, हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैकियावेली एक बहुत बड़े थिंकर हुए हैं, पॉलिटिकल थिंकर। तो मेरी रुचि है पॉलिटिकल साइंस में, तो मैं पढ़ती रहती हूँ। तो उसमें वो कहते हैं कि मनुष्य जो है वो स्वभाव से ही धूर्त, चालाक और स्वार्थी होता है। तो बिल्कुल सही बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने जब ये सोचा, पहले तो हम अनियंत्रित विकास की दौड़ में थे, अनियंत्रित विकास हो रहा था, कई सारी इंडस्ट्रीज लग रही थी, जो ज़रूरी है भी, लेकिन फिर हमने सोचा नहीं कि इन्वायरमेंट को भी बचाना है साथ साथ। फिर जब क्या हुआ कि कार्बन एमिशन हो गया, कार्बन एमिशन के बाद हमें पता लगा कि अरे ये तो हम ही पर घूम कर आ रहा है वापस। तो तब हमने सोचा कि नहीं, अभी पर्यावरण के लिए भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए, वरना क्या ज़रूरत पड़ गई थी हमें ये सारे इनिशिएटिव्स लेने की। हमें क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि हमें दिल्ली में इवन ऑड सिस्टम लागू करना है, सारे अपनी अपनी गाड़ियों में जाओ। तो इसके पीछे कारण यही है कि हमें अपना लेके चलना है। तो अभी जैसा कि पहली कॉन्फ्रेंस, मतलब पर्यावरण से संबंधित पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ग्लोबल लेवल पर, यानी कि सारे देशों ने मिलकर सोचा कि एक मंच बनाया जाए। क्या पता रीजनल लेवल पर हुई होगी, किसी ने सोचा होगा, जो डेवलप हो चुके हैं पहले कंट्री, उन्होंने क्या पता सोचा होगा कि पर्यावरण को हमें बचाना चाहिए। लेकिन रीजनल लेवल पर जब समस्या क्या है, जॉन लॉक ने कहा था कि समस्या अगर आपकी आर्थिक है तो नैतिक समाधान उसका नहीं हो सकता। तो इसी तरह ये समस्या जब ग्लोबल होती है तो उसका रीजनल समाधान नहीं होता है, तो सबको मिलकर के करना चाहिए। तो यही कहना चाह रही हूँ यहाँ पे कि सबसे जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1972 में हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो 5 जून से 16 जून 1972 के बीच हुई थी। और इसी को हमने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, इसका दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वेरियस एग्जाम में
UNCHE किसका दूसरा नाम है। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को इसमें हमने एक मोटो रखा था, ओनली वन अर्थ, मतलब हमें अर्थ को प्रिजर्व करके रखना है। और इसमें आगे आने वाले कॉन्फ्रेंसेस को लीड किया हमने, और इसमें हम इसको हर साल मनाते हैं 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में। पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद से ही मनाया जाने लगा ग्लोबल लेवल पर। आगे देखते हैं हम दूसरा। और इसमें जो भारत की तरफ से जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था वो थी हमारी कौन, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। तो पहली अच्छी बात है कि पहली प्राइम मिनिस्टर हमारी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इधर से आगे मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद आया था ब्रंटलैंड कमीशन जो 1987 में आया था, और हार्लेम ब्रंटलैंड जो कि नॉर्वे की फर्स्ट प्रेसिडेंट थी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये मेनली इन्वायरमेंट डेवलपमेंट पे ही था ये भी, और इसमें बातचीत की गई थी कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करना है। मतलब पर्यावरण को संरक्षित करने के अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली बार जिस कॉन्फ्रेंस में बात की गई थी वो था हमारा ब्रंटलैंड कमीशन। और ब्रंटलैंड कमीशन में जब हार्लेम ब्रंटलैंड जो अध्यक्षा थी उसकी, तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसलिए इस जो हार्लेम ब्रंटलैंड है उनको मदर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं इसी कारण। अब IPCC रिपोर्ट क्या है, ये 1988 में आई थी, और इसका फुल फॉर्म है द इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये WMO और UNEP का कोलैबोरेटिव वो है इनिशिएटिव। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक रिपोर्ट जारी करते हैं हर 2 साल में। जो हम ये देखते हैं ना कि इतना क्लाइमेट चेंज हो गया है, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, इस सब की रिपोर्ट जो है ये IPCC रिपोर्ट देती है हर 2 साल में। आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हम देख लेते हैं, ये कम्ब्रेला टर्म है द अर्थ समिट 1992। तो इसके बहुत सारे आउटकम्स हुए हैं और बहुत फेमस भी रहा है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED इसका दूसरा नाम है, ऑल्सो नोन एज रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, रियो कॉन्फ्रेंस इसको हम बोलते हैं। और ये ब्राज़ील में हुई थी। रियो डी जेनेरियो पहले ब्राज़ील की राजधानी थी, अगर आपको पता हो तो, अभी ब्राज़ीलिया है। और ये 3 जून से 14 जून के बीच में हुई थी, और 172 मेंबर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो इसके मेन आउटकम्स थे, तो उनमें भी हम डिवाइड कर लेते हैं। एक नॉन बाइंडिंग टारगेट्स हैं इसमें, नॉन बाइंडिंग आउटकम्स हैं और बाइंडिंग आउटकम्स हैं। तो जो नॉन बाइंडिंग आउटकम्स है उनमें है रियो डिक्लेरेशन, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एजेंडा 21 था और फॉरेस्ट प्रिंसिपल था। और बाइंडिंग आउटकम्स में UNCCC और UNCCD और क्योटो प्रोटोकॉल। तो आगे हम इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। तो जो नॉन बाइंडिंग आउटकम्स थे, पहले नॉन बाइंडिंग होता क्या है। नॉन बाइंडिंग हम उसको बोलते हैं कि जब हम किसी कॉन्फ्रेंस या किसी मीटिंग में मिलते हैं मेंबर कंट्रीज, और हम अपने आप को टारगेट्स देते हैं, और टारगेट्स देते हैं, अगर टारगेट्स इन केस फुलफिल नहीं हो पाए तो उसके लिए कोई पेनाल्टी का प्रावधान नहीं है, नॉन बाइंडिंग बोलते हैं हम उसको। तो इसमें मेनली थे रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21, फॉरेस्ट प्रिंसिपल। इनमें मेनली पर्यावरण सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण पर ही बात हुई थी। तो इसमें मतलब इतना कुछ देखने लायक है नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन कौन से नॉन बाइंडिंग थे, कौन बाइंडिंग थे। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, जो कि फेमस है ज़्यादा। तो UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका दूसरा मतलब फुल फॉर्म है इसकी, 1994 में आई थी। और इसमें 197 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट का जो आपसी डेंजरस रिलेशनशिप हो रहा है उसको लेकर के ये कॉन्फ्रेंस की गई थी। और कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब जो UN की मेंबर कंट्रीज हैं उनकी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसको जो कोप शुरू किया गया था, अभी तक 26 कोप हो चुकी है। 26वीं कोप अभी हुई है ग्लासगो में। तो 26 कोप जो हो चुकी हैं वो यहीं से मतलब UNFCCC से ही शुरू हुई थी। तो UNFCCC बहुत फेमस एक
कॉन्फ्रेंस रही और ये बाइंडिंग थी। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर भी टारगेट्स दिए जाते हैं और टारगेट्स अगर फुलफिल नहीं हुए तो फिर उसके लिए पेनाल्टी का प्रावधान है। इसी तरह UNCCD 1994 में आई थी, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन पे था, मतलब जो डिजर्टिफिकेशन जो ड्रूट की कंडीशन बहुत अकर होती है उसको उससे लड़ने के लिए ये बनाया गया था, ये कॉन्फ्रेंस आई थी। नेक्स्ट स्लाइड में। अब एक बहुत फेमस प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली आते हैं, चाहे वो लिखने के लिए आए, मतलब डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। क्योटो प्रोटोकॉल से वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था और ये इसको भी सक्सेशन बोला गया उसका UNFCCC का, क्योंकि उसके 5 साल बाद वो 1992 में आया था और ये 1997 में आया था। तो UNFCCC इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में मेनली 3 चीज़ें हम देख सकते हैं। एक तो इसमें टारगेट्स क्या दिए गए थे, फेजेस, 2 फेजेस में इसमें टारगेट दिए गए थे। एक हम देख लेते हैं CBDR क्या होता है और एक हम देखेंगे कार्बन ट्रेडिंग क्या है। कार्बन ट्रेडिंग खुद में एक टॉपिक है, तो फिर हम पहले हम देख लेते हैं कि इसमें 2 फेजेस में हमने अपने आप को टारगेट दिए थे। अपने आप को मतलब जो भी UN कंट्रीज है, जो भी मेंबर कंट्रीज है, हमने अपने आप को टारगेट दिए थे और ये एक बाइंडिंग प्रोटोकॉल था जिसके कि बहुत सारे, जो बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा है। आज तक की जितनी सारी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये क्योटो प्रोटोकॉल था, इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें 2 फेजेज में दिया गया था। पहला फेज शुरू हुआ था 2005 से 2012। कौन सा? 2005 से लेकर के 2012। इसमें क्या करना था कि 5% हमें क्या करना था, कार्बन एमिशन को कम करना था। 5% कार्बन एमिशन को लिमिट करना था और किसके अकॉर्डिंग, प्री इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग हमें 5% कम करना था इसको। और जो सेकंड जो फेज शुरू होता है वो 2012 से लेकर 2020 तक था, इसमें 12% हमें कार्बन एमिशन कम करना था। फिर क्या है, CBDR कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉमन का मतलब क्या है, सारे जो मेंबर कंट्रीज है उनके लिए एक, पीछे बातें मत करो प्लीज, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए कॉमन क्राइटेरिया था कि सबने कार्बन एमिशन कम करना है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ गया, इकोनॉमिकली वीकर जो है कंट्रीज हैं उनके लिए अलग था और जो इकोनॉमिकली समृद्ध हैं उनके लिए अलग टारगेट्स थे। सपोज अमेरिका के लिए, अमेरिका क्या है, पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर लिया उसने अपना, तो उनके लिए अलग टारगेट्स थे। और जो अभी कर रहे हैं, जो अभी इस फेज में हैं, अभी अविकसित देश हैं, उनके लिए थोड़ा अलग था, जो कि है भी इक्विटी वाला रूल यहाँ पे अपनाया गया था। लेकिन जब UN कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी गई, पहले तो अमेरिका ने क्या किया कि रेटिफाई कर लिया, इसको साइन कर लिया। लेकिन बाद में जब अमेरिका ने बोला कि फैसला हमारे पक्ष में नहीं है, फैसला हमारे पक्ष में नहीं है, मतलब हम क्यों कार्बन एमिशन कम करें, अमेरिका का कहना ये था कि हम कार्बन एमिशन कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी सारी इंडस्ट्री कार्बन पर ही चलती है। और भाई हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं तो अमेरिका की सीधी टसन आपको पता है चाइना से, तो चाइना जो है कार्बन एमिशन कर रहा है खूब। हालांकि 2013 से पहले चाइना का कहीं नाम नहीं था कार्बन एमिशन में, लेकिन ये अमेरिका का जो है वो दूरदर्शी वाला सोच रखता है, उसको पता है कि आगे जाके चाइना ने खूब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, तो उस बेस पर उसने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, जो आपने हमें टारगेट्स दिए ना हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ये तो थोपा जा रहा है। तो अमेरिका क्या करता है, जहाँ पर भी फैसला उसके पक्ष में ना हो उठ करके चले जाते हैं भाई साहब। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ, उन्होंने पहले साइन किए और फिर उसको विड्रॉ कर दिया। अब इनकी देखा देखी उनके जो पड़ोसी भाई साहब हैं कनाडा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइन ही नहीं किए। तो ऐसे महाशक्ति कहे जाने वाले, ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज कहे जाने वाले, 2 विकसित राष्ट्र कहे जाते हैं जिनको कि सोचना चाहिए वर्ल्ड के बारे में, उन्होंने इसको क्योटो प्रोटोकॉल को नकार दिया था एक तरह से। अब क्योटो प्रोटोकॉल की तो इज्जत पे बात आ गई थी, अभी क्या किया जाए। तो ये हो गया कि इसका समाधान निकला, फिर थोड़ा सा इन्होंने समाधान निकाला, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया किसको, कार्बन ट्रेडिंग को। तो कार्बन ट्रेडिंग क्या है, इसमें क्या होता है, कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें क्रेडिट्स दिए जाते हैं, कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन क्रेडिट का मतलब है अगर आपके पास 1 कार्बन क्रेडिट है, इसका मतलब ये है कि आप 1 टन कार्बन एमिशन कर सकते हैं। तो
तो ऐसा समाधान निकाला गया कि अरे अमेरिका जी बैठो बैठो, समाधान निकाला जाएगा, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल को हम फेल नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुत फेमस था, पहली बार ऐसे इनिशिएटिव ले गए थे इसमें, तो इसलिए ये फेमस है। हालांकि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन पहली बार जब बात होती है तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग सहमत होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, इसलिए ये फेमस। तो फिर ये समाधान निकला कि कार्बन क्रेडिट, तो अमेरिका को कार्बन क्रेडिट दिए गए, सपोज 10 कार्बन क्रेडिट अमेरिका को दिए गए, और अविकसित जो देश हैं उनको कम कार्बन क्रेडिट मतलब 5 दिए गए सपोज। तो अगर लास्ट में इनमें क्या था कि अगर कार्बन क्रेडिट जितना दिया गया है उससे ज़्यादा अगर आपने कार्बन एमिशन कर दिया तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो अमेरिका को 10 कार्बन क्रेडिट मिले हैं, तो अगर उसने 10 से ज़्यादा कार्बन क्रेडिट से ज़्यादा उसने कार्बन एमिशन कर दिया तो पेनल्टी। तो अब और इधर जो अविकसित जो राष्ट्र हैं उनमें तो 5 कार्बन क्रेडिट उनको मिले हैं, लेकिन वो 5 भी नहीं पूरा कर पाते। तो अब सपोज उन्होंने 3 ही कार्बन क्रेडिट यूज़ किए तो 2 बच गए। अब अमेरिका क्या करेगा, यहाँ से इनसे अविकसित देश हैं जो अफ्रीकन देश हैं उनसे कार्बन क्रेडिट खरीद लेगा, इनको इंसेंटिव दे देगा, वहाँ यूएन में क्या कर लेगा, पेनल्टी के प्रावधान से बच जाएगा। तो एक बात नहीं समझ आई इसमें, तो कान उधर से पकड़ो और इधर से पकड़ो, बात क्या हो गई, एक ही हो गई, क्योंकि कार्बन एमिशन तो उतना ही हो रहा था ना, ये तो साग बचाने वाली बात हो गई। खैर कोई बात नहीं, इसका समाधान आगे आया पेरिस एग्रीमेंट में। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था, तो ये भी एक लीगली बाइंड प्रोटोकॉल था और क्लाइमेट चेंज पर आया था। 196 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसी को हम COP21 कहते हैं। और 12 दिसंबर 2015 में इसने एंटर किया था और ये लागू जो हुआ था 2016 में हुआ था। इसमें सबसे मेन टारगेट दिया गया था कि हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लेकर के जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 2 डिग्री तक लिमिट करेंगे। मतलब 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाना बड़ी बात होती है ग्लोबल लेवल, तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना भी चाहते हो तो 2 डिग्री तक बढ़ाओ और कोशिश ये करो कि 1.5 डिग्री तक उसको लिमिट किया जाए। ये इसमें मेन टारगेट दिया गया था। अभी इसमें एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी INDC, उसमें क्या था, CBDR। उसमें CBDR था यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कि लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से नहीं निभाई। इसमें INDC दिए गए थे। INDC का मतलब क्या है, INDC का मतलब है इंटेंडेड बट डिटरमाइंड कमिटमेंट। मतलब आपकी जितनी क्षमता है आप अपने को टारगेट दीजिए और उतने टारगेट अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो तब पेनल्टी का प्रावधान। तो ये इस मामले में सक्सेसफुल रहा, सबने अपने आप को टारगेट्स दिए, इंडिया ने भी दिए थे, उसमें हम अच्छी बात यह है कि हम उसमें सक्सेसफुल रहे हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि हम उतना कार्बन एमिशन नहीं करते हैं और प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तब तो हम बहुत ही कम है, बहुत पीछे आ जाते हैं हम। तो ये एक अच्छी बात है। इसी बेस पर तो इंडिया चौड़ा होता रहता है वहाँ पे कि जो लोगों ने पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर लिया उनको कार्बन एमिशन कम करना चाहिए। तो UPSC में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत पहले तो 3rd कार्बन एमिटर है अभी, इंडिया हमारा पूरा अगर वैसे होल में देखा जाए तो, प्रति व्यक्ति नहीं, होल में देखा जाए तो भारत दोगली स्टेटमेंट क्यों देता है। तो इस पर मतलब डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि अपने आप तो 3रे नंबर पर कार्बन एमिटर है और लोगों को बोलता है कि आप क्या करें, कार्बन एमिशन कम करो। तो भाई ये भी तो देख लो ना कि सबसे पहले पहला जो कार्बन एमिटर है आज की डेट में चाइना है, जो कि 29% कार्बन एमिशन करता है। रेशियो उसमें बहुत डिफरेंस है। जो अमेरिका है वो दूसरा कार्बन एमिटर है, वो 16% कार्बन एमिशन करता है, और तीसरे पे हमारा भारत है जो 7% कार्बन एमिशन करता है, और जनसंख्या भी देख लो इतनी ज़्यादा है। तो इस बेस पर हम अपना आंसर जस्टिफाई करते हैं वहाँ पे। तो ये था पेरिस एग्रीमेंट, सक्सेसफुल रहा था पेरिस एग्रीमेंट काफ़ी हद तक। अभी हम देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हुई थी रिसेंट में COP26 ग्लासगो में हुई थी, और ये क्लाइमेट चेंज पर ही थी ये भी, और इसमें NDC नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट दिए गए थे, जो कि जिनको जाना गया पंचामृत नाम से। क्वेश्चन अभी पूछ सकता हूँ बाद में मैं? हाँ जी सर। ये जैसे कार्बन एमिशन कह रही है जी, इंडिया का जो 7% है जी, इसमें जो हमारे एनिमल्स का है और जो खाली इंडस्ट्रियल है या सब मिला के? नहीं सब मिला के सर, ये सब मिला के। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें सर
तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम ये सोचते हैं ना कि इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रही है, नहीं। सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन, अगर हम भारत की बात करें, सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रही है इलेक्ट्रिक क्षेत्र। अभी भी हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो कोल से बनती है हमारी सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा उसी का योगदान है। और दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर है ना। तो हम बिलीव नहीं करेंगे कि एग्रीकल्चर भी हो सकता है। इंडस्ट्रीज तीसरे और चौथे पे है, इंडस्ट्री और जो व्हीकल है इनको हम तीसरे चौथे पे रखते हैं। तो हम NDC देख रहे थे, तो पंचामृत नाम दिया है मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और हमारी तरफ से टारगेट किए थे COP26 में। तो मोदी जी, आपको पता है कि भारतीय तर्कशास्त्र में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो उन्होंने पंचामृत नाम दिया है इसको। तो पहला टारगेट इसमें दिया है उसको, इंस्टॉलिंग नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 500 गीगावाट बाई 2030, यानी कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे 500 गीगावाट। इसका टारगेट ईयर जो है वो 2030 है। फिर सोर्सिंग 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल बाय 2030। तो रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं, नॉन फॉसिल जो फ्यूल है ना, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर कैसे अचीव करेंगे? जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उसमें आते हैं पेट्रोलियम, कोयला और ये सारे। जो नॉन फॉसिल फ्यूल है वो बायो उस पर डिपेंड, जैसे जेट्रोफा हो गया। हाँ, देयर इज अ सजेशन, प्लीज नोट डाउन योर क्वेश्चंस। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है आप नोट करिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, है ना। ऐसे में मैम विल गेट डिस्टर्ब्ड अगेन एंड अगेन। जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप नोट डाउन करिए। वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर राउंड आफ्टर द लेक्चर। तो 50% जो एनर्जी है वो हम रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाएंगे। ये इसका टारगेट ईयर भी हमने 2030 रखा हुआ है। और रिडक्शन ऑफ 1 मिलियन टन कार्बन एमिशन बाय क्रिएटिंग कार्बन सिंक टिल 2030। कार्बन सिंक क्या होते हैं? कार्बन सिंक होते हैं जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, अतिरिक्त कार्बन जो वायुमंडल में हो जाता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो कार्बन सिंक सबसे बड़े तो ओशन है हमारे, तो ओशन को हम क्रिएट तो नहीं कर सकते। और दूसरे हैं हमारे कौन? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को हम लगा सकते हैं। तो हम 1 बिलियन कार्बन के जितना हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट लगाएंगे। 2030 तक है इसका भी टारगेट ईयर। और अचीविंग कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन ऑफ 45% ऑफ GDP ओवर 2005 लेवल, ये भी 2030 तक है कि हम GDP का 45% जो है कार्बन एमिशन को रिडक्ट करेंगे, यानी कम करेंगे। और पांचवा जो मेन टारगेट है 2070 तक हमने ये करना है, नेट जीरो एमिशन करना है। नेट जीरो एमिशन का मतलब ये नहीं है कि हमें कार्बन एमिशन नहीं करना है, फिर तो इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। नेट जीरो एमिशन का मतलब ये है कि जितना कार्बन एमिशन हम कर रहे हैं उसको कम करना किसी भी तरीके से, कार्बन सिंक लगा के या अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज करके, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम करके। तो ये सारे उपाय हैं। तो ये बहुत अच्छे टारगेट दिए गए थे, इनमें हम काफ़ी हद तक इनको पूरा करने में पहले भी सफल रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट में भी हमने अपने आप को टारगेट दिए थे और उनमें इंडिया तो काफ़ी हद तक सफल रहा है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम देख लेते हैं अदर इनिशिएटिव्स। ये तो थे इन्वायरमेंट पे जो अभी तक हमने बोले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर पर्यावरण संरक्षण पे अभी तक के टारगेट्स। अब हम अन्य टारगेट देखते हैं। साइट्स आया था एक कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा और फौना। तो ये 1963 में आया था कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जो कि खतरे में हैं स्पीशीज़, उनको बचाने के लिए 1963 में साइट्स आया था। पूछा जाता है बहुत जगह एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पेपर जो आते हैं यहाँ पे। और एक है CMS, ये सस्टेनेबल माइग्रेटरी एनिमल्स के लिए था। माइग्रेटरी जो एनिमल होते हैं, पक्षी प्रवास करते हैं ना, और देशों से इंटर बाउंड्री प्रवास करके दूसरे देश में चले जाते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए उपाय करता है जो उसको CMS कहा गया। अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में आया था, ये ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए था, जो कि हमने अभी ओजोन दिवस मनाया है 16 सितंबर, वो इधर से इसी के अकॉर्डिंग मनाया जाना शुरू हुआ। और 1990 से ये काम कर रहा है, 1990 से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसको सबसे सक्सेसफुल अभी तक की जो कॉन्फ्रेंस है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी है, क्योंकि जितने देशों ने इसमें रेटिफाई किया था उन्होंने अपने टारगेट्स पूरे किए। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड।
इतना ही था। तो मैंने ये शॉर्ट रखना चाहा, इसलिए मैंने मेन इंक्लूड किए हैं। और भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस है, वियना कॉन्फ्रेंस है, किगाली है और कानकुन कॉन्फ्रेंस है और 26 कोप हुए हैं, तो बहुत सारे और भी हैं कि जिनको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए था। तो ये सारे इनिशिएटिव्स लेने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास एक ही अर्थ है। तो इसी के उपलक्ष्य में बान की मून, जो अमेरिका महासचिव रह चुके हैं, हमें यूएन के महासचिव बान की मून ने कहा था, वी डोंट हैव प्लान बी बिकॉज वी डोंट हैव प्लानट बी। तो जो हमारे पास अर्थ है उसी को प्रिजर्व करके हम रखें। तो थैंक यू सो मच।